तो चलिए फिर इनसे जानते हैं पेपर का क्या लेवल था, हर चैप्टर के बारे में जानेंगे, हर सेक्शन के बारे में जानेंगे। पहले बताओ तो नंबर सिस्टम के बारे में। तो जैसे तुम्हारे में चैप्टर नंबर 1 है रियल नंबर्स, ठीक है, नंबर सिस्टम के अंडर आता है। तो रियल नंबर में जो MCQ बने थे और जो सब्जेक्टिव सवाल बने थे वो कैसे थे, उनका लेवल क्या था नंबर और किस टॉपिक से बनाए गए थे? नंबर सिस्टम में एक तो MCQ आया था जो LCM और SCF का मल्टीपल वाला। हाँ, 2 नंबर का मल्टीप्लाई करने पे अगर 2 नंबर का आप LCM SCF निकालते हैं तो उन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई बराबर होगा उन दोनों नंबर के LCM इंटू उन दोनों नंबर के SCF के। उस पर एक सवाल आया था, राइट? हाँ, और एक क्वेश्चन आया था कंपोजिट नंबर का प्रूव करने का। हाँ, NCERT में एक सवाल है तो उसको एग्जैक्ट वही सवाल पूछ लिया गया था। हाँ, और है ना, उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज नहीं करी गई थी। और फिर पॉलिनोमियल से आया था अल्फा बीटा जीरोज वाला, जिसमें हमको फिर चैप्टर नंबर 2 रियल नंबर से कितने सवाल आए थे? रियल नंबर से सिर्फ तीन क्वेश्चन आए थे। एक √5 को प्रूव करना था। हाँ, एक √5 एक इरेशनल नंबर होता है, इस पे एक सवाल आया था जो फिक्स है, हर साल आता है। पिछले साल पेपर मैंने देखा तो उसमें भी आया था, √5 इरेशनल नंबर होता है, ठीक, वो भी आया था। और चैप्टर नंबर 2 में क्या आया था? चैप्टर नंबर 2 में हमको एक पॉलिनोमियल दिया था जिसकी हमको अल्फा बीटा की कुछ वैल्यू निकालनी थी। अच्छा, मतलब जैसे तुम्हें एक इक्वेशन देगा जो जिसकी डिग्री 2 रहेगी। हाँ। उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म रहेगा क्या रहेगा? x² + bx + c = 0, ठीक है। तो इसमें अल्फा बीटा करके 2 जीरोज रहेंगे तो तुम्हें अल्फा प्लस बीटा नहीं पूछेगा क्योंकि तुम निकाल लोगे सीधे, तुम्हें पूछेगा α² + β²। तो वो तुम निकाल सकते हो यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab से। तो वो मैंने इसको सिखाया था क्योंकि RD सर में उस तरह के बहुत सवाल थे, उसके ऊपर भी हाई लेवल के सवाल हमने इसको सिखाए थे। तो एग्जाम में बहुत बेसिक लेवल का आ गया था तो कर ले गए वो। और क्या आया था? ग्राफ का सवाल भी आया था एक तो लास्ट में। हाँ, एक ग्राफ का आया था, हमको वहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना था। हाँ, तो इसमें एक सवाल आया था जिसमें पूछा गया था डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, मैक्सिमम हाइट पूछा गया था। तो पहले बात तो ये सिली मिस्टेक करने के चक्कर में उसको जो है क्लास 9th में फिजिक्स का फॉर्मूला उससे कर रहे थे, बट इनको फिर रिकॉल आया कि नहीं, हमको उससे नहीं करना है, हमको जो सवाल दिया गया है क्वेश्चन उसकी हेल्प से करनी है, क्योंकि ऐसा थोड़ी करना, नॉर्मल सवाल तो था नहीं फिजिक्स का जिसमें आप वो लगा देंगे इक्वेशन ऑफ मोशन और फिर सॉल्व कर लेंगे। तो वो इसलिए मिस्टेक कर रहे थे, बट ये इनसे जो है बाद में सही हो गया, फिर इनको याद आया कि सही करना है इसको। हाँ, चैप्टर नंबर 3 में क्या आया था? चैप्टर नंबर 3 में एक MCQ आया था जो कि मेरा गलत हो गया था। वो इंटरसेक्टिंग हाँ, एक MCQ आया था जिसमें कि 2 लाइनें पैरेलल होती हैं तो उसमें K की वैल्यू बतानी थी। वो बहुत आसान सवाल था बट वो सिली मिस्टेक कर गए, उसकी वैल्यू 2 आ रही थी, 1/2 लिख दिए, ठीक है, रेसिप्रोकल करना भूल गए। तो और सब्जेक्टिव में भी सवाल आए थे ना चैप्टर से, ग्राफ प्लॉट करना था और क्या करना था, और वो एक न्यूमेरिकल आया था जो कि थोड़ा वो मिसलीनियस प्रॉब्लम था। हाँ, एक न्यूमेरिकल आया था, उसमें एक ग्राफ बनाना था, वो आया था, और उसमें ऑप्शन करके एक सवाल दूसरा दिया गया था जिसमें जो है आपको ग्राफ प्लॉट करना था। और एक था कि एक NCERT में एक सवाल है एग्जैक्ट उसी सवाल से इंस्पायर्ड एक सवाल बनाया गया था पेपर में, जिसमें यह था कि अगर इतना सवाल, एक सवाल आप सही करेंगे तो 1 नंबर मिलेगा, इतने सवाल सही करेंगे तो 1 नंबर कट जाएगा, ऐसे करके एक सवाल था। तो XY से उसको करना था। तो ये चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, उससे एक सवाल आया था सब्जेक्टिव में, 2 नंबर का था ये ना। हाँ, चैप्टर नंबर 4 से क्या आया था? चैप्टर नंबर 4 से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी एक क्वेश्चन आया था। हाँ, जो इंटीजर वाला सवाल था। हाँ, और लेंथ एंड ब्रेथ का भी एक आया था। हाँ, ठीक है, 2 सवाल इससे आए थे, 2 नंबर के। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ऑब्जेक्टिव नहीं आया था MCQ? नहीं आया था। चैप्टर नंबर 5 AP से सवाल आए थे, और AP से हर साल सवाल आते हैं, इस साल भी आए थे। और AP से इनका कोई एक सवाल गलत भी हुआ था क्या? हाँ, जिसमें जो डिफरेंस था, जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स था वो कम निकाले थे एक ठो, जिसमें ऊपर को 5 रख दिए थे। एक सवाल इससे भी आया था, AP से भी। एक तो आया था कि नेचुरल नंबर का सम जो होता है वो इनका सही था। तो एक सवाल ये था कि ये जल्दबाजी के चक्कर में ऊपर बेस देखे 5, सोचे 5 ही ऑप्शन में है, यही होना चाहिए, जबकि 5 किसी ऑप्शन में है, नीचे मान लो 50 है तो कट के नीचे ऊपर 1 बचेगा ना, तो वो इन्होंने मिस्टेक कर दी, ठीक है। तो AP से जो सवाल बने थे वो 2 MCQ थे और एक T नंबर में आया था। तो उसके बाद ट्रायंगल से सवाल, हमने इनको ट्रायंगल में कहा था ज़्यादा आपको उसमें हासिल करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें सवाल फिक्स टाइप के आते हैं, NCERT से ही आते हैं, वैसे ही सवाल आए थे। तो ट्रायंगल से ज़्यादा कठिन सवाल नहीं आए थे। नहीं, ट्रायंगल से बहुत इजी। हाँ, ट्रायंगल के बाद एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उससे भी ऐसे आसानी सवाल आए थे, उसमें MCQ भी आया था ऑब्जेक्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से एक, और बाकी 2 सब्जेक्टिव थे। और उसके बाद चैप्टर नंबर 9 क्या है, कौन सा है? इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री से सवाल आए थे, तो ट्रिग्नोमेट्री सवाल इनके सारे सही थे। एक था कि साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा, इसको प्रूफ करना था।
जो कंपटीशन वाले बच्चे पढ़ते भी हैं, आइडेंटिटी होती है वो, बट इनको प्रूफ करना था वो चीज़, तो हमने इनको सिखाया था वो चीज़। वो सवाल एग्जैक्ट आर डी शर्मा में दिया है, एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है। तो जो बच्चे आर डी शर्मा पढ़ के गए थे उनके लिए तो सवाल आसान था, बट जो बच्चे एनसीईआरटी से पढ़े थे विद कंसेप्ट क्लियरेंस, तो वो भी कर ले गए सवाल क्यूब करके, ठीक है, तो उतना डिफिकल्ट नहीं था। तो ओवरऑल देखा जाए तो जो एक वैल्यू पुटिंग वाला सवाल भी आया था जिसमें साइन 60 की वैल्यू 10 30 वैल्यू करके सॉल्व करना था, वो भी उनसे हो गया था। तो ट्रिग्नोमेट्री में कोई दिक्कत नहीं आई। और एक हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आया था जिसमें प्लेन वाला था। हाँ, हाइट डिस्टेंस का सवाल आया था, वो सवाल एनसीईआरटी में एग्जैक्ट दिया गया है। एग्जैक्ट। हाँ, और उसके बाद नेक्स्ट कौन सा चैप्टर है? एरिया रिलेटेड टू सर्कल। एरिया रिलेटेड टू सर्कल से एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। एक भी क्वेश्चन नहीं आया? एक भी क्वेश्चन नहीं आया। मतलब जो बच्चे अगर उसको छोड़ के गए होंगे तो उनका कोई बेनिफिट नहीं हुआ, कोई नुकसान नहीं हुआ। नुकसान नहीं हुआ। हाँ, ठीक है। फिर मेंसुरेशन से कौन से सवाल आए थे? मेंसुरेशन से एक केस स्टडी आया था। बस बस मेंसुरेशन बहुत बड़ा चैप्टर मानते हैं, तो मेंसुरेशन पे काफ़ी बच्चे बहुत समय गंवाए होंगे, लेकिन नहीं आया, लक की बात होती है। अगर मान लो कोई चैप्टर छोड़ के गया होगा मेंसुरेशन, तो जो सवाल आया भी था बहुत ही सिंपल सवाल था, क्लास 9 के बच्चे भी कर सकते हैं उसको, क्योंकि उसमें वॉल्यूम निकालना था, वॉल्यूम में फॉर्मूला रखो, आंसर पाओ वाला टाइप के, और बेसिक सवाल केस स्टडी वाले थे, बहुत सिंपल। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से जो है, देखिए इसका मतलब ये नहीं कि अगले साल नहीं आएगा, पेपर में आप कुछ भी गेस नहीं कर सकते हैं, वो कुछ भी वहाँ पे पूछ सकते हैं। और प्रोबेबिलिटी से एक केस स्टडी भी आई थी जो कि स्कोरिंग था इस बार। प्रोबेबिलिटी से इस बार जो पेपर सवाल पूछे गए हैं उनका लेवल ठीक ठाक है, वो 6 से 7 नंबर का आया था प्रोबेबिलिटी 6-7 नंबर, जबकि वो अगर सिलेबस आप देखेंगे तो उसमें सिर्फ 2 ही लाइन लिखी है कि एक ये है एक ये है, 2 ही उसमें ऐड किया गया सिलेबस में। तो सिलेबस के हिसाब से इसमें 7 नंबर का सवाल पूछा, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। जबकि बहुत सारे लोग गेस कर रहे होंगे कि मेंसुरेशन से बहुत सवाल पूछेगा, कि उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन पूछ लिया प्रोबेबिलिटी से। और प्रोबेबिलिटी से सवाल का जो लेवल था वो भी ठीक ठाक था, बहुत आसान सवाल नहीं पूछे गए थे, जो बच्चे कंसेप्ट के साथ पढ़ के गए थे वही कर पाए सवाल को। और उसके बाद कौन सा था? कंस्ट्रक्शन तो मान लो हट ही गया है सिलेबस। कंस्ट्रक्शन का नहीं था, उसका था लास्ट स्टैटिस्टिक्स का नहीं। हाँ, एक मीन निकालने। स्टैटिक्स में एक सवाल एमसीक्यू में आया था, वो बढ़िया सवाल था कि अगर हर ऑब्जर्वेशन को हम बढ़ाएंगे किसी कांस्टेंट वैल्यू से, तो उसमें मीडियन से क्या असर पड़ेगा, तो मीन भी बढ़ता है, मीडियन भी बढ़ता है सेम क्वांटिटी से। हाँ, वो ऑब्जेक्टिव सवाल था। एनसीईआरटी में इस तरह का कोई कंसेप्ट नहीं है, बट जो बच्चे चाहें तो वैल्यू अपना लेकर के सॉल्व करके देख सकते हैं, एमसीक्यू में आ जाएगा। और एक आया था मीन निकालने का 3 नंबर का क्वेश्चन, मीन निकालने का आया था। हाँ, समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ करके ना। हाँ। उसमें कोई नहीं बोला गया था कि आपको डेविएशन से करना है कि डायरेक्ट मेथड से करना है कि और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक ग्राफ आया था। हाँ, वो ग्राफ उनके स्टडी में। केस स्टडी का जो इतना हाइप बना है कि बहुत कठिन आता है, क्या तुम्हें सच में कठिन लगा वो? नहीं, बहुत इजी था केस स्टडी, सबसे केस स्टडी इजी होता है जो सवाल को अटेम्प्ट करने का करेज रखता है। हाँ। जो सवाल को देख के ही डर गया उसके लिए सच में डिफिकल्ट था केस स्टडी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ड्राइंग बनाते हैं, आपको देख के लगेगा सवाल कठिन है, लेकिन सवाल में सच में कठिन नहीं होता। अगर आप सवाल में इंटर करेंगे 3-4 स्टेप में सवाल को ब्रेक कर देते हैं, और हर एक स्टेप जो है बहुत आसान होता है, आपको पता नहीं चलेगा कब खत्म हो जाएगा 4 स्टेप में। तो ओवरऑल पेपर जो है बहुत आसान था। ये है मेरे हाथ में पेपर, हमने इनका हर एक एमसीक्यू चेक कर लिया है। तो ये जो है ऐसे करके सारे पेपर सॉल्व करेंगे, पेपर इनका बढ़िया हुआ है। तो अभी इनका एक एग्ज़ाम अगले महीने अप्रैल में जिक्सू का भी होगा, उसकी तैयारी इनको कराएंगे। तो इसमें हो सकता है इनका जो है बढ़िया से तैयारी करा देंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। तो 11th में वहाँ से पढ़ेंगे, तो वो भी एक अच्छा कॉलेज है, एक बढ़िया स्कूल है। तो ओवरऑल जो पेपर था इनका सेट भी था, मॉडरेट था, और सबका पेपर ऐसा ही रहा होगा, मॉडरेट सा। आपको फोकस करना है, अगर जो बच्चे 9th में इस बार, अगली बार 10th में देंगे, तो उनका फोकस कंसेप्ट पे होना चाहिए। अगर आरडीएसएल में नहीं भी पढ़ेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आरडीएसएल में पढ़ लेंगे तो एज ही है, इनको बेनिफिट ही है, हर चीज़ ने एक्स्ट्रा सीखने को मिलेगी। कैसे नो? हाँ। इनका जो 4 नंबर का एमसीक्यू गलत हुआ है वो इनकी मिस्टेक की वजह से हुआ है, एग्ज़ाम प्रेशर हैंडल नहीं कर पाने की वजह से। अदरवाइज़ ये 100 में हैंडल आ सकते थे, सब्जेक्टिव में कोई मिस्टेक नहीं हुई है, ठीक है। तो से आरडी शर्मा पढ़ने का बेनिफिट अल्टीमेटली हुआ है तुम्हें, ठीक है। हाँ, सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। फिर किसी और वीडियो के साथ आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।